तो जैसे कि आप सभी को पता है फार्मेसी इंडिया ने यूनिवर्सिटी एग्जाम वालों के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू किया है। तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट हम आज शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। मेरा नाम है अनामिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। हिंदी में बोला जाए तो औषधियों के प्रशासन के मार्गों का वर्गीकरण दीजिए। तो यहाँ पर फार्मेसी इंडिया आपके जो दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तो क्लासिफिकेशन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कोई भी जो ड्रग किसी भी रूट से दी जा सकती है उनका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। तो चलिए हम आंसर की तरफ देखते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको इसमें फ्लो चार्ट जरूर ही देना है। फ्लो चार्ट से अगर आप क्लासिफिकेशन समझाएंगे तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है अपनी बात को प्रेजेंट करने का, और ये देखने में अच्छा लगता है, जिससे जो स्कोरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर 3 टाइप का है। फर्स्ट है ओरल रूट, जिसको हम बकल कैविटी रूट बोलते हैं। दूसरा है सबलिंगुअल रूट, जिसको हम बिलो द टंग बोलते हैं। और तीसरा है पेरेंट्रल रूट, जिसे अदर देन जीआईटी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम ओरल रूट की। तो ओरल रूट वो रूट है जब हम कोई भी चीज़ ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो ड्रग मतलब कोई भी जो दवा है, जो कोई भी ड्रग है, वो एडमिनिस्टर की जाती है ओरल रूट से। ठीक है, आपने दवाई ली, ड्रग ली, पानी के साथ, किसी भी जो दूध के साथ खाने वाली दूध के साथ, पानी के साथ खाने वाली पानी के साथ आपने मुंह में रखी और उसको निगल गए, ये हमारा ओरल रूट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी रूट। दूसरा है सबलिंगुअल रूट, जिसको बोलते हैं बिलो द टंग। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम अपने टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, या फिर होठ और जो गम्स के बीच में जो स्पेस है उस एरिया में रखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, बिलो द टंग। कुछ ड्रग्स ऐसी है जिनको हम बीनीथ द टंग रखते हैं, वो रूट है हमारा सबलिंगुअल रूट। तीसरा रूट है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट वो रूट है जब कोई भी ड्रग हमारे जीआईटी में नहीं जाती है, अदर देन जीआईटी, ठीक है, जिसके अंदर 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट है लोकल एप्लीकेशन और दूसरा है इनहेलेशन, ठीक है। पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन मतलब जिसको लोकली अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि अदर एक्सटर्नल प्रिपरेशन, जैसे कि ऑइंटमेंट्स हैं, पेस्ट हैं, ये सब क्या करते हैं हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, लोकलाइज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसी के अंदर एनिमा, लोकली अप्लाई करते हैं। एनिमा वो ड्रग्स हैं, वो दवाएं हैं जिनको ऐसा फ्लूइड है या फिर ऐसी गैस है जिनको रेक्टल रूट में एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट के अंदर इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन की बात करें तो जिसको हम सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। और इनहेल करने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, उन सबको हमारे नेजल रूट के थ्रू पास होना पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर पेरेंट्रल रूट की बात करें तो इंट्रावेनस है। इंट्रावेनस मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स जिनको वेन्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टरियल। इंट्रा आर्टेरियल वो ड्रग्स हैं जो ड्रग्स आर्टरीज में डायरेक्ट एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको सबक्यूटेनियस लेयर में अप्लाई किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, वो रूट हमारा सबक्यूटेनियस रूट है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जिनको डर्मल लेयर में एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर वो रूट है जब कोई भी ड्रग को मस्कुलर या मसल टिश्यूज में, मसल्स में एडमिनिस्टर किया जाता है।
और लास्ट है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर वो एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का जब हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया में ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जॉइंट्स में, ठीक है, जो जॉइंट्स वाला एरिया है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। जॉइंट्स की बात हो रही है तो वो एरिया हमारा है इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफरेंट रूट्स आपको बताए जा रहे हैं और एग्जाम पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या बताना है, एडवांटेजेस बताने हैं, फायदा नुकसान बताना है ओरल रूट का, कि कोई भी जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है ओरल रूट से उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग के लाभ और हानि बताइए। तो आंसर आपको क्या लिखना है, ये हर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ओरल रूट क्या है, ओरल रूट वह रूट है, दिस रूट इज दैट रूट जब कोई भी ड्रग को प्लेस किया जाता है हमारे ओरल कैविटी में, जब हम अपने मुंह में कोई भी ड्रग को रखते हैं और उसको निगल लेते हैं, ठीक है। तो ड्रग को रखा जा रहा है ओरल कैविटी में, रखा जाता है और उसको हम निगल जाते हैं अलोंग विद किसके साथ, वाटर, मिल्क या कोई भी अदर जो भी हम जिसके साथ भी हम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओरल रूट है। अब पूछा क्या गया है, देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना किसी भी चीज के बारे में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम क्वेश्चन जब प्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले हमें ये बताना है कि ओरल रूट क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही बतानी है, सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन खत्म करने के बाद उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें शुरू करने हैं। तो एडवांटेजेस देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। ओरल रूट जो भी ड्रग हम लेते हैं ओरल रूट से वो बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत सेफ रूट है, कोई इसके साथ हार्म नहीं है, बहुत सेफ है, इजीली ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसको तजुर्बा होना चाहिए कि ओरल दवाई कैसे लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है ड्रग को लेने के लिए, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, स्टेरिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेरिलाइजेशन मतलब किसी भी तरीके का हमको इसको ऐसे बैक्टीरिया फ्री नहीं करना है कि स्टेरिलाइज नहीं करना है, तो स्टेरिलाइजेशन की यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस ड्रग लेनी है, मुंह में रखनी है, पानी से निकल लेनी है। नेक्स्ट है, उसके एडवर्स रिएक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। कोई भी जो रूट है, जो कि ओरल रूट की बात हो रही है, ओरल रूट से जो भी ड्रग ली जा रही है उसके एडवर्स रिएक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। और लास्ट है, दिस रूट इज एप्लीकेबल फ्रॉम इन्फेंट अप टू एज पेशेंट। ये जो आपका ओरल रूट है, ये ओरल रूट्स हर किसी बंदों के लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बहुत बुजुर्ग हो, चाहे कोई यंग हो, तो हर एज का जो बंदा है वो ओरल रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज क्या है, जब आप ओरल ड्रग लेते हैं तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है इसका, स्लो होता है, कि तुरंत के तुरंत ये असर नहीं देने वाली, ठीक है। हमें तुरंत के तुरंत एक्शन चाहिए, तो इसका जो ओरल रूट का एक्शन है वो थोड़ा देर में शुरू होता है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका, स्लो है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, इरेगुलर होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। कुछ ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, ठीक है, या फिर होती हैं तो बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनका एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से भी ये ड्रग का डिसएडवांटेज है, नुकसान है इसका ये। तीसरा, क्लिनिकल इमरजेंसी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कोई पेशेंट है जिसको तुरंत के तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत के तुरंत उसको आराम चाहिए, तुरंत के तुरंत ड्रग का उसको रिस्पॉन्स चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन है, लेकिन इमरजेंसी में क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है तो फिर क्या होगा, इमरजेंसी में ये यूज़ नहीं की जाएगी। तो ये रूट जो है ओरल रूट, ये यूजफुल नहीं है क्लिनिकल इमरजेंसीज में। नेक्स्ट,
कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि इरिटेशन कॉज करती है, अनपैलेटेबल हैं, जिनको निगलना, जिनको मुंह में रखना बहुत ऐसा भारी जा सकता है, उनका टेस्ट ऐसा हो सकता है, उनकी उनकी जो गंध हो सकती है वो हमें इरिटेट कॉज कर सकती है। तो ये ओरल रूट जो है वो इरिटेंट और अनपैलेटेबल ड्रग्स के लिए नहीं पसंद की जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसको गंध बर्दाश्त नहीं है या फिर ड्रग इरिटेशन कॉज कर रही है, तो ये रूट का क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन केसेस ऑफ अनकॉन्शियस एंड इनकोऑपरेटिव पेशेंट। ये जो रूट है ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कोई पेशेंट है जो कि बेहोश हो रहा है या फिर जो अपने होश में नहीं है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, तो क्या कोई ओरल दवाई उसके वो खा सकता है? नहीं खा सकता है, ईजी नहीं है उसके लिए, ठीक है। अनकॉन्शियस जो पेशेंट है वो इस रूट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं ओरल रूट के, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। पूछा जा रहा है एब्जॉर्प्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखनी है और जो वेरियस फैक्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए तो अवशोषण क्या है, औषधियों के अवशोषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन है क्या। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, देखो, पैसेज ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग जो कि पास हो रही है, कहां से, फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इनटू ब्लड सर्कुलेशन। मान लो कोई भी जो ड्रग हमने खाई है या फिर हमने लगाई है, ठीक है, या फिर वो इंजेक्शन फॉर्म में दी है, तो कोई भी जो ड्रग पास हो रही है कहां से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, कहां पर, हमारे ब्लड में पहुंचती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एक्वस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि कितना घुलनशील है, कितना सॉल्युबल है ड्रग। तो अगर ड्रग ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो अलग होगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल होगी देन उसका एब्जॉर्प्शन रेट अलग होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन भी बहुत मैटर करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे, कि ड्रग की अगर कंसंट्रेशन हाई है या लो है तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होना है हमारी बॉडी में वो भी क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब कितना एरिया मिल रहा है ड्रग को, ठीक है, कि उस एरिया कितना मिल रहा है ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना कम एरिया होगा, ये फैक्टर अफेक्ट करेगा हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। वेस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब है कि कोई भी जो ड्रग है जिस एरिया में वो अप्लाई की जा रही है, जिस एरिया में उसका एब्जॉर्प्शन होना है, उसकी वेस्कुलैरिटी क्या है, कि वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर पा रही है, क्या वो डिले कर ले रही है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी मैटर करता है कि उसकी वेस्कुलैरिटी क्या है उस सरफेस की। और लास्ट है रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कि जिस रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं, क्या वो रूट उस जिस ड्रग को हम दे रहे हैं, क्या वो रूट एकदम सही है ड्रग का एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। मान लो अगर हमें लिपिड सॉल्युबल एक्शन चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी लिपिड में घुलने वाली ड्रग चाहिए, उसका एक्शन हमें चाहिए, तो हमें कोई ऐसा रूट देखना होगा जो कि लिपिड सॉल्युबल सरफेस पे अप्लाई की जाती हो, ठीक है। तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रूट से लिया जा रहा है। इमरजेंसी है तो आप ओरल रूट को नहीं यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन चाहिए देन डायरेक्टली आप ड्रग में अप्लाई करेंगे, इंट्रावेनस, इंट्राआर्टिकुलर जो भी है, ठीक है। तो रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब एक्वस सॉल्युबिलिटी की। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या है, शॉर्ट में हमने देखा, अब हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले एक्वस सॉल्युबिलिटी, जो भी ड्रग, ठीक है, दी जा रही किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ध्यान रखना अगर कोई भी जो ड्रग जैसे कि टैबलेट फॉर्म में दी जा रही है, जो सॉलिड फॉर्म में दी जा रही है, ठीक है,
उसको जरूर मस्ट डिजोल्व इन एक्वस बायोफेज, उसको घुलना होता है हमारे बायोफेज में, ठीक है, अपने एब्जॉर्ब होने से पहले। मान लो ये कोई टैबलेट है जो कि आपने खाई है, वो टैबलेट जब आप खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उसे घुलना पड़ेगा, उसको सोल्यूबलाइज होना पड़ेगा, ठीक है, हमारे बायोफेज में, हमारे बॉडी के जो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, उसमें क्या होना पड़ेगा, उसमें घुलना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, घुल भी गया, तो अब घुलने से क्या फर्क पड़ेगा, जो पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग हैं, जो कि वाटर में जो हमारा वाटर कंटेंट है उसमें पुअरली एब्जॉर्ब है ये ड्रग, ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन है, ग्राइसोफुल्विन है, उनका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, गवर्न करेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर कोई भी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो कम घुलने वाली ड्रग्स हैं, जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो क्या करेगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कम करेगी, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल, जैसे कि अगर हम बात करें कीटोकोनाजोल की, वो डिसॉल्व होती है कम पीएच में, ठीक है, तो लो पीएच में कीटोकोनाजोल अच्छे से डिसॉल्व हो पाती है। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। गैस्ट्रिक एसिड का जो गैस्ट्रिक हमारे पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है वो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जो भी ड्रग वाटर सॉल्युबल है, जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं, ठीक है, वो ड्रग क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होती है फास्ट रेदर देन पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जल्दी से एब्जॉर्ब होनी है, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल नहीं है या फिर कम है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है, वो पैसिव डिफ्यूजन क्या है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडिएशन पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जहां पर भी कंसंट्रेशन हाई है वो मूव करते हैं लो की तरफ, और लो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफ्यूजन होता है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पैसिव डिफ्यूजन की बात हो रही है। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडिएशन पे, ठीक है। तो जो ड्रग है, ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन is absorbed faster than from dilute solution। जो ड्रग ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, ऐसी ड्रग जो कि दी जा रही हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगा रेदर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। जो डाइल्यूशन फॉर्म में दी जाएगी उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, कम हो रही है। कहने का मतलब है जो ड्रग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में दी जा रही है, या फिर कह सकते हो हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में दी जा रही हैं, उन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगा, और जो डाइल्यूशन फॉर्म में दी जा रही हैं उन ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। कितना एरिया मिल रहा है किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो लार्जर इज द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा किसी ड्रग को, उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा किसी भी ड्रग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेस्कुलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। वेस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब कितना ज़्यादा वेस्कुलैरिटी वहाँ पर है, कितने वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हम बोलते हैं कि ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी ड्रग, तो वही बात है। ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस। कोई भी जो ड्रग है, जो भी आपने अप्लाई की है, ठीक है, वो क्या करती है, मान लो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, ड्रग को जहां पर भी अप्लाई करते हैं उस ड्रग को वहां से उठाकर कहाँ ले जाता है, जहां पर भी कम कंसंट्रेशन है वहां पर उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। ये कोई ड्रग है जो कि आपने यहाँ पर अप्लाई की है, जस्ट इमेजिन, और यहाँ से आपको ए साइड से पहुँचाना है बी साइड में, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट अगर हमें करना है तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो तुम चाहे रब करें, चाहे हम मसाज करें,
या फिर कह सकते हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ए साइड से बी साइड में भी जाएगा, तो जितना ज़्यादा वस्कुलैरिटी होगी किसी भी ड्रग की वो जल्दी से जल्दी अपनी साइड से दूसरी साइड में जाके पहुंच जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडिएशन। तो हाई कंसंट्रेशन से ड्रग कहाँ मूव करती है, जहां पर लो कंसंट्रेशन है, जहां पर भी उसको पहुंचना है। ठीक है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो hasten drug absorption just as wind hasten dry of clothes। जैसे क्या होता है, जिस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, ए साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, बी साइड से कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है, सेम ऐसे जिस तरीके से हवा चलती है ना, एक जगह से चलना शुरू होती है और जगह जगह तक वो हवा पहुंच जाती है। तो सेम वैसे ही ड्रग क्या करती है, ड्रग ए जगह पर दी है हमने, ए जगह से फिर वो बी जगह में पहुंचेगी, फिर बी जगह से सी जगह में पहुंचेगी। कहने का मतलब जहां जहां ब्लड चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, वहां वहां पर ड्रग ब्लड के साथ साथ पहुंचती रहेगी। तो वस्कुलैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ये जो कौन से रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था दिस अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफेक्ट करता है कि कितना फास्ट होना है ड्रग को एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर कितना स्लो होना है, बिकॉज ईच रूट हैज इट्स ओन पेकुलियरिटीज, क्योंकि हर रूट की अपनी कुछ खासियत है। ठीक है, फास्ट एक्शन चाहिए तो ओरल रूट नहीं चाहिए, स्लो मतलब ठीक ठाक अगर एक्शन चाहिए तो आपको, इमरजेंसी नहीं है तो ओरल रूट को अप्लाई करेंगे, इमरजेंसी है तो हम कोई और रूट को करेंगे, ना हमें लंग्स में एक्शन चाहिए तो हम नेजल रूट को अप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ है कि कौन से रूट को अप्लाई किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन बायोएबिलिटी, और साथ में गिव टाइप ऑफ बायोएबिलिटी, गिव द इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग बायोएबिलिटी। बताना है कि बायोएबिलिटी क्या है, उसके टाइप्स बताने हैं और उसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट बताना है कि बायोएबिलिटी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जैव उपलब्धता को परिभाषित करें, जैव उपलब्धता के प्रकार बताएं, जैव उपलब्धता के अध्ययन का महत्व या उद्देश्य बताएं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बायोएबिलिटी क्या है। तो बायोएबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट एट विच एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अवेलेबल एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। बायोएबिलिटी को हम किस तरीके से बताते हैं, ये क्या है, ये रेट है और एक्सटेंट है कि किस रेट से ड्रग पहुंच रही है, कितनी इसकी एक्सटेंट है, मतलब कहाँ तक पहुंच सकती है, कितनी सीमा है, कहाँ तक पहुंच सकती है ड्रग, कि कोई भी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है ड्रग की, ठीक है, वो एक्टिव कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कितने रेट के साथ पहुंच रही है, कितनी एक्सटेंट के साथ पहुंच रही है, दैट इज बायोएबिलिटी। ठीक है, ये होता है हमारा बायोएबिलिटी। या फिर कह सकते हो कि कोई भी जो ड्रग है जो हमने एडमिनिस्टर की है वो किस रेट और किस एक्सटेंट से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रीच करती है, पहुंचती है, दैट इज बायोएबिलिटी। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोएबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ बायोएबिलिटी, फर्स्ट टाइप है रिलेटिव बायोएबिलिटी एंड सेकंड टाइप है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। तो रिलेटिव बायोएबिलिटी का क्या मतलब है, द रिलेटिव बायोएबिलिटी इज द बायोएबिलिटी इन कंपैरिजन विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रिलेटिव बायोएबिलिटी को हम किस तरीके से बताते हैं, ये एक ऐसी बायोएबिलिटी है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, और दूसरा है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी क्या है, ये एक ऐसी बायोएबिलिटी है इन विच होल क्वांटिटी ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस द ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें कोई भी जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, ये होती है हमारी एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। इट इज पॉसिबल ओनली बाय आईवी रूट, और ये कहाँ से पॉसिबल है, सिर्फ आईवी रूट से पॉसिबल होती है। तो एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी ओनली फॉर इन आईवी रूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ बायोएबिलिटी इज नेसेसरी। अब क्या क्यों जरूरत है बायोएबिलिटी की, जरूरत ही क्या है पढ़ने की। फर्स्ट, टू अवॉइड टॉक्सिक एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ताकि कोई भी जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके और उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं
उससे बचा जा सके। दूसरा, क्यों जरूरत है बायोअवेलेबिलिटी की? टू एडजस्ट द डोजेस रेजिमेन, कि कितनी डोज होनी चाहिए, है ना भाई। जब बोलते हैं ना 100 mg ले लो, 200 mg ले लो, 500 mg ले लो, तो कितनी डोज की जरूरत होनी चाहिए, ये भी हमें क्लियर होता है बायोअवेलेबिलिटी से। तीसरा है टू स्टडी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग जो भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं? बायोअवेलेबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता लग सके, ताकि हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को स्टडी कर सके, इसलिए जरूरत है बायोअवेलेबिलिटी की। नेक्स्ट है फॉर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जो भी ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन होनी है, ठीक है, फॉर्मुलेशन हुआ नहीं है, फॉर्मुलेशन होने से जस्ट पहले वाली जो प्रोसेस है उसके लिए हमें जरूरत होती है बायोअवेलेबिलिटी के डेटा की। नेक्स्ट है टू जज अबाउट द क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, कि हम देखना चाहते हैं कि क्या क्लिनिकल रिस्पॉन्स आया, कि कोई भी जो ड्रग है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या फिर अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए भी बायोअवेलेबिलिटी डेटा की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है टू डिसाइड द डोज एंड डोजेस फॉर्म, कि कितनी डोज होनी चाहिए, डोजेस का फॉर्म क्या होना चाहिए, मतलब ठीक है डोज आपको पता लग गई, लेकिन डोज की फॉर्म क्या होनी चाहिए, ठीक है, कौन से कैप्सूल फॉर्म में होनी चाहिए, इंजेक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, टैबलेट फॉर्म में होनी चाहिए, फॉग फॉर्म में होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, वोलेटाइल फॉर्म में होनी चाहिए, कौन सा फॉर्म होना चाहिए ड्रग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ डोज एंड डोजेस फॉर्म, कि ताकि हम पता लगा सकें। और ये सब कहाँ से पता चलता है? हमारे बायोअवेलेबिलिटी से, जब उसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्लिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कह लीजिए, एक ही बात है। तो क्वेश्चन को हिंदी में क्या बोलेंगे? औषधियों के जैव रूपांतरण चयापचय पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन ही लिखनी है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग क्या है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ये क्या है? द ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ले रहा है? ड्रग ले रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो ड्रग, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहा है उसमें ऑल्टरेशन होना, ठीक है, उसमें बदलाव होना, सो एज टू मॉडिफाई इट्स एक्टिविटी और इट्स नेचर, ताकि जो इसकी एक्टिविटी है, जो इसका नेचर है, वो बदला जा सके। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी, जब कोई रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ड्रग को यूज कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, अपनी फॉर्म को चेंज करती है। फॉर्म को चेंज करना ही क्या है? हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो भी हमें एक्शन चाहिए वो एक्शन हमें मिलता है। वो फॉर्म क्या हो जाती है? चेंज होती है, ऑल्टर होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, चाहे वो डिजायर्ड एक्शन हो चाहे वो अनडिजायर्ड एक्शन हो। दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। The enzyme involved in the biotransformation of drug are called microsomal enzymes। और कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन ड्रग के लिए, ठीक है, इन द बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसोमल एंजाइम। कभी कभी डेफिनेशन में 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है। तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताया मैंने कि कोई भी जो ड्रग है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। एक्टिव फॉर्म में आने के लिए उसको अपनी फॉर्म को चेंज करना होगा और कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इस फॉर्म को चेंज करते हैं, दैट इज माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ओके, चलिए अब देखते हैं सम ड्रग्स आर बायो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर एक्टिव कंपाउंड्स। कुछ ड्रग्स हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड्स में। जैसे कि फर्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल वाइज आपको लिखना है। लीवोडोपा की बात करें, लीवोडोपा इनएक्टिव होती है और वो कन्वर्ट होती है डोपामीन में। डोपामीन इसका एक्टिव फॉर्म है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ डायज़ेपाम टू ओसाजिपाम विच इज मोर एक्टिव। डायज़ेपाम एक्टिव फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसकी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म कौन सी है? ओसाजिपाम है, जो कि ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है।
थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन टू किसमें, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन में। तो फिनाइल ब्यूटाजोन कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन में, और ये जो ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन है ये ज्यादा एक्टिव फॉर्म है फिनाइल ब्यूटाजोन से। तो कुछ ड्रग क्या होती हैं, बायो ट्रांसफॉर्म्ड होती है, मेटाबोलाइज्ड होती हैं और अपनी फॉर्म से ज्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पाथवेज हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है, जब कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे उस ड्रग के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, कोई भी ड्रग अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन बस यहाँ पर बशर्ते क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जा रहा है उस ड्रग के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इनटू जेंटिसिक एसिड, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब भी सेम वही चीज है कि जब आप कोई ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग के साथ बस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक बायो ट्रांसफॉर्म, एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का। तो बहुत सारे जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो नाइट्रेटेड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो रिड्यूस होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम से। उनमें से क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है, दैट इज रिडक्शन फॉर्म। जैसे कि हेलोथेन, जैसे कि फेमकोल, ये क्या है, हमारी ड्रग्स हैं जो कि रिडक्शन कॉज करती है, रिडक्शन बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो ऐसा है जो कि आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस होता है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ। बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कॉज करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एस्टरेज हो गए, तो एस्टरेज क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। जैसे कि पेथिडीन ड्रग है, प्रोकेन ड्रग है, एस्टाइलकोलिन है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होती हैं बाय एस्टरेज एंजाइम। एस्टरेज एंजाइम से ये ड्रग्स क्या होती हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये क्या है, एक सिंथेटिक प्रोसेस है, ठीक है, सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, बाय विच अ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स इज कंबाइंड विद एन एंडोजीनियस सब्सटेंस। कोई भी जो ये प्रोसेस है, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि सब सिंथेटिक प्रोसेस कौन सा है, दैट इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये ऐसा सिंथेटिक प्रोसेस है जब कोई ड्रग और इसके मेटाबोलाइट्स, कोई भी ड्रग या फिर कोई भी ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कंबाइन होते हैं हमारे एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, वेरियस कॉन्जुगेटेड ग्लूकोनाइड्स, जैसे कि ग्लूकोनाइड्स हैं, इथरल सल्फेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक प्रोसेस, मेटाबोलाइट्स या फिर कोई भी ड्रग है उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कंबाइन होते हैं एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ और क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन कॉज करते हैं। ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन किसके साथ होती है, ग्लूकोनाइड है, इथरनल सल्फेट्स हैं, अमीनो एसिड कॉन्जुगेट्स हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, ठीक है। फिनोबार्बिटोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है टू इट्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो फिनोबार्बिटोन ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के साथ, जो कि कॉन्जुगेटेड होता है किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, ठीक है, पता चल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंथेटिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि जो फिनोबार्बिटोन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, किसमें, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में, लेकिन ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन कॉज करता है किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। इसलिए ये ड्रग, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉन्जुगेशन मेटाबॉलिज्म या फिर कह सकते हो कॉन्जुगेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म की या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को। फर्स्ट है एनिमल स्पीशीज एंड स्ट्रेन, दूसरा है एज एंड सेक्स, तीसरा है जेनेटिक डेट्रीमेंट्स एंड फोर्थ है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो क्या फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। एंड फिफ्थ है हमारा एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है रूट एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल determinants सच एज एयर सोल्यूशन। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, जिसको आप बोल कह सकते हो हिपैटिक या फिर रीनल डिजीज, कुछ भी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब व्हाट इज डिस्पोजिशन या फिर कह सकते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, की एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या है। पहला क्वेश्चन, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट रूट्स, चैनल्स, वेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी और राइट अ नोट ऑन डिस्पोजिशन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग पूछा जाए, डिस्पोजिशन पूछा जाए, बात एक है। ठीक है, पहला। दूसरा, डिफरेंट रूट्स बताने हैं, रूट्स कहें, चैनल कहें, वेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कहें कि कौन सा रास्ता है जो हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट होती है। और साथ में और लगाया, और का मतलब है कि या फिर इसके बारे में लिखिए या फिर राइट अ नोट ऑन लिखिए डिस्पोजिशन के बारे में या फिर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में। तो पूछा गया है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। चलिए, दवाओं का निपटान उत्सर्जन क्या है। शरीर के दवाओं के उत्सर्जन के विभिन्न मार्गों, चैनलों, तरीकों की व्याख्या करें अथवा दवाओं के निपटान उत्सर्जन पर एक नोट लिखें। तो चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग या डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग क्या है या फिर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड। तो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या है, जब हमारी बॉडी से कोई भी ड्रग बाहर निकलना शुरू हो जाती है, दैट इज एक्सक्रीशन, रिमूव होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग जो कि रिमूव हो रही है हमारी बॉडी से डिफरेंट रूट से, दैट इज एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन या फिर डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग। चलिए, द इम्पॉर्टेंट चैनल्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग आर एज फॉलोज। कौन कौन से चैनल है, तो सबसे पहला है किडनी। ठीक है, देखो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी से जो एक्सक्रीट हो जाता है कोई भी चीज़ जो भी हम खा रहे हैं, या क्योंकि हम यहाँ ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग जो भी हम खा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में कॉमन रास्ता जो है वो है किडनी। ठीक है, तो किडनी एक्ट एज अ प्राइमरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग। तो किडनी क्या है, इकलौता पहला ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे हमारी बॉडी में से ड्रग बाहर निकलना शुरू होती है। ठीक है, द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों की तीनों जो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वीक एसिड, ठीक है, जितनी भी ड्रग हैं जो कि वीक एसिड हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं एल्केलाइन यूरिन में। ठीक है, वहीं अगर वीक बेस की बात की जाए तो रेपिडली एक्सक्रीट होती है एसिडिक यूरिन में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है लंग्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम बार लेते हैं या फिर सांस से छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारी ड्रग्स भी एक्सक्रीट होती हैं थ्रू लंग्स, जैसे कि वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स। जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो भी वॉलेटाइल ड्रग्स, और कुछ अदर ड्रग्स लाइक पैराल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ये जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं ये पर्टिकुलरली एक्सक्रीट होती हैं हमारे लंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन। बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना हम लोगों को, हमारी स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो स्किन भी क्या करती है, बहुत सारी ड्रग्स को एक्सक्रीट करती है। जैसे कि सम मेटल्स लाइक आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, या हैवी मेटल्स हो जाते हैं, ये सब एक्सक्रीट होते हैं हमारी स्किन से। ठीक है, आर्सेनिक गेट डिपॉजिटेड इन द हेयर। जो आर्सेनिक है वो हमारे हेयर्स में डिपॉजिट हो जाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स में। और ऑन प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बहुत लंबे टाइम तक आर्सेनिक को यूज़ किया जाता है तो हमारे स्कैल्प में इनका डिपोजिशन शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना सर धुलना चाहिए, रोज़ के रोज़ नहाना चाहिए, वो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो अगर कोई भी हैवी मेटल की पॉइजनिंग अगर हो रही है तो हमारी स्किन पे वो एक्यूमुलेट ना हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ना रहे उनका लंबे टाइम तक, इसलिए वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी से क्या होनी चाहिए, साफ होते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा बाइल। बाइल कहाँ बनता है, हमारा लीवर जो है वो बाइल बनाता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन है, वो हमारे एक्सक्रीट होती है यूरिन से कुछ अमाउंट में,
लेकिन ज्यादा अमाउंट में हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो वो रिलीज होती है, वो एक्सक्रीट होती है हमारे बाइल से। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल लिया है हमने, ध्यान रखना एरिथ्रोमाइसिन कम से कम यूरिन में एक्सक्रीट होती है, ज्यादा से ज्यादा बाइल से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन भी क्या करता है, बहुत सारी ड्रग्स को एक्सक्रीट करता है। सम सब्सटेंसेस विच आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसी हैं जो कि जीआईटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पूरी तरीके से, वो ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाती है हमारे फीसिस में। हम जो सुबह स्टूल जाते हैं वो फीसिस में क्या हो जाती है, ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें परगेटिव्स, जैसे कि सेना, जो सेना है वो जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको फीसिस के कंटेंट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मिल्क। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डिपॉजिट हो जाती है मिल्क में। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल है, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन है, डायज़ेपाम है, ये सब क्या होती है, मिल्क के थ्रू मिल्क में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं और एक्सक्रीट भी करती हैं मिल्क के थ्रू। ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें ये ड्रग मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। नेक्स्ट है सलाइवा, जो हमारा राल बन रहा है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे कि आयोडाइड्स की बात हो रही है, मेटेलिक सॉल्ट्स की बात हो रही है, ये जो ड्रग्स हैं ये सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलती हैं। लेड कंपाउंड्स हैं, जो लेड कंपाउंड्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं लेड सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, और कभी कभी देखा होगा ब्लू कलर की एक लाइन, हमारे जीभ ऐसी होती है तो जीभ में बीच में एक ब्लू कलर की लाइन हो जाती है, वो ऐसा शो करती है कि जैसे कि लेड कंपाउंड या फिर कह सकते हैं लेड सल्फाइड का एक्युमुलेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया हमारे बॉडी के अंदर। तो सलाइवा क्या करता है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए मदद करता है बहुत सारी ड्रग्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन वेरियस जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोडायनेमिक क्या है, तो फार्माकोडायनेमिक के बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स को परिभाषित करें, किसी दवा की क्रिया के विभिन्न सामान्य तंत्रों की व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक है क्या। तो फार्माकोडायनेमिक क्या है, ये एक ऐसी स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ये स्टडी है कि कोई भी ड्रग किस तरीके से एक्शन प्रोड्यूस करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उस ड्रग का। ठीक है, एंड द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करती है वो ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद, दैट इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। कह सकते हो कोई भी जो ड्रग है उसका एक्शन देखा जाता है हमारी बॉडी पे, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म की बात करें, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग या फिर कह सकते हो टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। फर्स्ट है बाय स्टिमुलेशन, दूसरा है बाय डिप्रेशन, तीसरा है बाय इरिटेशन, फोर्थ है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ अ डेफिशिएंट हार्मोन, फिफ्थ है एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट एंड सिक्स्थ है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून स्टेटस। तो ये सारे जो मैकेनिज्म, ये सब जो टाइप हैं ये क्या है, हमारे ड्रग के एक्शन के टाइप हैं कि ड्रग किस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बाय स्टिमुलेशन। तो बाय स्टिमुलेशन में क्या हो रहा है, कोई भी जो ड्रग हम खा रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या करती है, स्टिमुलेट होती है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देती है या फिर हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में आ जाती है या किसी और एंजाइम को एक्टिवेट करती है। स्टिमुलेशन हो रहा है किसी भी ड्रग का, तो इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। की कोई भी जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है उसका क्या हो रहा है, उसका स्टिमुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, एक्सेस स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्या हो रहा है, जब स्टिमुलेशन हो रहा है किसी भी ड्रग का तो वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ चेंज करती है हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, विच अल्टीमेटली क्या कॉज कर रहा है, डिकेट्स टू डिप्रेशन। वो क्या कॉज करता है, स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा और स्टिमुलेशन चेंज होने के बाद फिर क्या होगा, डिप्रेशन कॉज होगा। ठीक है, अ ड्रग में स्पेसिफिकली स्टिमुलेट सर्टेन पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम।
कुछ ड्रग्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं सर्टेन पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर ड्रग को स्टिमुलेट करेगा। कुछ सिस्टम है, कुछ हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि पर्टिकुलर उस ड्रग को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। बल्कि अदर सिस्टम हो सकता है उसको डिप्रेस करे। जैसे कि हम बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन क्या होता है, स्टिमुलेट होता है किससे, वेगस एंड द ओक्लोमोटर न्यूक्लियाई से, ठीक है, एंड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से, जो CTZ है। लेकिन वहीं अगर डिप्रेशन की बात करें, स्टिमुलेशन किससे हो रहा है, वेगस से और या फिर ओक्लोमोटर न्यूक्लियाई से या फिर CTZ से। लेकिन वहीं अगर डिप्रेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सेंटर, कफ सेंटर क्या हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। तो स्टिमुलेशन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिप्रेशन। डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड डिप्रेशन। कोई भी जो ड्रग हम ले रहे हैं वो क्या करिए, उस स्पेशल सिस्टम को, स्पेशलाइज्ड सेल को क्या करिए, डिप्रेस करिए, उसकी एक्टिविटी को कम कर दे रही है, ठीक है। क्विनीन, जैसे कि क्विनीन है, क्विनीन क्या करती है, डिप्रेस करती है किसको, मायोकार्डियम, हमारे हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम है उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करती है। वहीं अगर बार्बिचुरेट्स की बात की जाए, भाई बार्बिचुरेट्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं जो बार्बिचुरेट्स है वो हमारे CNS को डिप्रेस करती हैं। तो इस तरीके से काम करता है हमारा डिप्रेशन। नेक्स्ट है बाय इरिटेशन। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि इरिटेशन कॉज करती हैं। द टर्म इरिटेशन इंडिकेट्स दैट अ ड्रग प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट। कुछ ड्रग ऐसी जिन्हें खा के हमें इरिटेशन होती है ना, तो वो क्या कर रही हैं, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इरिटेशन कॉज करती हैं, ठीक है, ऑन द ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिविंग टिश्यू। हो सकता है कि वो ग्रोथ को इरिटेशन कॉज करे, न्यूट्रिशन को इरिटेशन कॉज करे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दे लिविंग टिश्यूज की। तो वही चीज है कि कोई भी जो ड्रग ली जा रही है वो एडवर्स एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इरिटेशन इज दस अ फिनोमिनन। इरिटेशन जो है, जो कोई भी ड्रग है जिसका एक्शन इरिटेशन कॉज हो रहा है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड सेल। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है किसी स्पेशलाइज्ड सेल के लिए, लेकिन हाँ, बट कैन अकर इन ऑल बॉडी टिश्यूज। लेकिन हमारे पूरी की पूरी बॉडी में अकर हो सकती है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम कोई दवाई खाते हैं वो हमें सूट नहीं होती है, हम जनरल भाषा में बोलते हैं कि सूट नहीं हो रही है, तो हमारी पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस कॉज हो जाती है। दैट इज इरिटेशन। कि उसने क्या करा, उसने कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल के लिए नहीं उसने एक्शन प्रोड्यूस किया है, उसने इरिटेशन कॉज की है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी उसके उसकी चपेट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी है वो एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है। इरिटेशन जो होती है, जो इरिटेशन होता है, इरिटेशन जो एक्शन है किसी भी ड्रग का, दैट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द सेलुलर स्ट्रक्चर। वो क्या कर सकता है, हो सकता है सेलुलर का स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, और उसमें ऐसी कैपेबिलिटी भी होती है कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, कोरोजन कॉज कर सकता है, नेक्रोसिस ऑफ सेल भी कॉज कर सकता है। कहने का मतलब इतना खतरनाक, इतना डेंजरस हो सकता है कि वो हमारे सेल को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इरिटेशन एक्शन। चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन्स को, डिहाइड्रेशन है, ठीक है। कोई भी ड्रग है जो कि डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है, पानी की कमी हो सकती है। एक्शन ऑन सेलुलर एंजाइम्स यूजुअली इनहिबिशन। कोई भी जो हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग जो दी गई है वो एक्शन उसका हो सकता है एंजाइम्स पे, जो कि इनहिबिशन कॉज कर सकता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन कॉज कर सकता है, काउंटर इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें टर्पेंटाइन ऑयल की, तो ये क्या इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ अ डेफिशिएंट हार्मोन। बाय रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेसमेंट थेरेपी सुना होगा ना कि ये नहीं, अगर हमारी बॉडी में ये नहीं हो रहा है तो ठीक है आप इसके बदले वाली दवाई खा लो। तो वही चीज़ है रिप्लेसमेंट डेफिशिएंट हार्मोन। इन दिस केस, इस केस में जो ड्रग है वो यूज की जाती है एज अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो जैसे कि थायराइड हार्मोन है, कि थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऐसी ड्रग लेते हैं जो कि इंसुलिन के लेवल को चेंज करती है, थायराइड लेवल को चेंज करती है। तो वही चीज़ है कि जब कोई हमारे बॉडी की जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये जो बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट हार्मोन एक्शन है ये एज अ रिप्लेसमेंट यूज किया जाता है,
ठीक है। रिप्लेसमेंट फाइंड्स एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल डेफिशिएंसीज। बहुत बार जो हार्मोनल डेफिशिएंसी है, हार्मोन्स अगर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम क्या देते हैं, रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, रिप्लेसमेंट्स को फाइंड करते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट होगा इस हार्मोन की जगह, हम और कौन सी ड्रग को दे सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन। किस केस में देते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा, फिफ्थ, एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एंटी इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स आर यूज फॉर प्रिवेंशन, अरेस्ट एंड इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये ऐसे एक्शन प्रोड्यूस करती हैं ड्रग्स जो कि इन्फेक्शन को कम करने में यूज की जाती हैं। ठीक है, दे एक्ट स्पेशली ऑन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और हम कोई बाहर से जो भी ड्रग दे रहे हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले फैक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये काम होता है हमारा एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून कितना स्ट्रांग है, तो इम्यून स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं हम इम्यून को अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए, जैसे कि वैक्सीन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सीरा हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे इम्यून को, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं। एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर ताकि हम कोई भी जो अटैक होने वाला है किसी भी बैक्टीरिया का, किसी फंजाई का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उससे हम बचे रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन ड्रग टॉलरेंस एंड टेकीफाइलेक्सिस। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, ड्रग टॉलरेंस के बीच में एंड टेकीफाइलेक्सिस के बीच में। तो ड्रग टॉलरेंस और टेकीफाइलेक्सिस के बीच अंतर बताएं। तो बात करते हैं इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ड्रग टॉलरेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले इट डेवलप स्लोली। जो ड्रग टॉलरेंस है बोलते हैं बस अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, वो बहुत बर्दाश्त करने का मतलब है कि जो ड्रग की टॉलरेंस है, ठीक है, वो कैसे होती है, वो स्लोली होती है, धीरे 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 ड्रग टॉलरेंस आ रही है। वहीं अगर टेकीफाइलेक्सिस की बात करें तो ड्रग टेकीफाइलेक्सिस बहुत फास्ट रैपिडली डेवलप कर लेती है। वहीं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट टेक्स अ टाइम इन डे टू मंथ्स। जो टॉलरेंस है उसको दिनों से लेकर महीनों तक का टाइम लगता है, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस को कुछ मिनट के अंदर टेकीफाइलेक्सिस रिएक्शन कॉज हो सकती है। हायर डोज, द हायर डोज कॉज टॉलरेंस। अगर हायर डोज ली जा रही है देन ड्रग टॉलरेंस कैन बी डेवलप, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस के केस में इट डज नॉट डिपेंड ऑन डोज। इसका डोज से कोई रिश्ता नहीं है। टेकीफाइलेक्सिस होनी है तो फ्यू मिनट्स के अंदर जल्दी से टेकीफाइलेक्सिस कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर, द इफेक्ट्स आर सीन व्हेन डोज इज इंक्रीज। जब डोज बढ़ाई जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है वो भी हमें एज यूजुअल दिखेगा, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस में इसका इफेक्ट हमें नहीं दिखता है जब हम डोज को बढ़ाते हैं। वहीं फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सीन रूटीनली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस की जाती है तो ड्रग टॉलरेंस हमें दिखता है, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं दिखाई देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओपियम है, बार्बिचुरेट्स हैं, इथेनॉल हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका ड्रग का टॉलरेंस हमें दिखाई देता है। वहीं अगर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए टेकीफाइलेक्सिस की, तो एफेड्रीन है जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं, वो तुरंत के तुरंत टेकीफाइलेक्सिस कॉज कर सकती है। तो ये डिफरेंस हमारे किस किस के बीच में, ड्रग टॉलरेंस और टेकीफाइलेक्सिस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर। अब बताना है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म किसका, जीपीसीआर का। तो जीपीसीआर का ट्रांसड्यूसर तंत्र दीजिए। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का बताना है। देखो ट्रांसड्यूसर की बात करें तो जो भी जीपीसीआर के फंक्शंस है वो 3 पाथवे पे काम करता है। पहला एडिनाइल साइक्लेज जिसको हम सीएमपी पाथवे बोलते हैं, दूसरा फॉस्फोलाइपेज सी जिसको हम IP3 डैक पाथवे बोलते हैं, एंड तीसरा है चैनल रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा, जरूर आएगा। ठीक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। रिसेप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जीपीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए बात करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम की या फिर एडिनाइलिल साइक्लेज पाथवे की, CAMP पाथवे की। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जी प्रोटीन का पल रिसेप्टर है तो एक्टिवेशन होता है सबसे पहले किसका, एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम का। जब एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं किसको, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को, जो कि अब हमेशा ध्यान रखना ये जो CAMP हमारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। जब CAMP एक्टिवेट होता है देन ये एक्टिवेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को। प्रोटीन काइनेज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म से किस में आ गया, एक्टिव फॉर्म में। इसके बाद फॉस्फोराइलेशन होता है किसका, बहुत सारे प्रोटीन्स का, बहुत सारे एंजाइम्स का, बहुत सारे आयन चैनल्स का, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का, ठीक है। अब जब इनका फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगी, हार्ट के कंडक्शन को बढ़ा देंगी, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगी, जैसे कि यूट्रस की बात हो रही है, GIT की बात हो रही है, ब्रोंकाई की बात हो रही है, ठीक है। लीवर की बात करें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करेंगी लीवर के अंदर, और एडिपोज टिश्यूज में लिपोलाइसिस कॉज करेंगी। ये काम होता है किसका, CAMP पाथवे का, ध्यान रखना। और अगर एग्जाम्पल की बात करें CAMP पाथवे कौन कौन ड्रग फॉलो करती है, देन एडिनर्जिक ड्रग्स जो कि बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, नेक्स्ट एडिनर्जिक जो कि अल्फा-2 रिसेप्टर को बाइंड करती हैं, हिस्टामिन जो कि H2 रिसेप्टर को बाइंड करती हैं, मस्कैरिनिक M2 रिसेप्टर को बाइंड करती है, डोपामिन D1 एंड D2 को बाइंड करती है। ये सारे के सारे जो कैटेगरी हैं, ये क्लास हैं, ये क्या करती हैं, CAMP पाथवे को फॉलो करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फॉस्फोलाइपेज C या फिर कह सकते हैं IP3 डैग पाथवे की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा जी प्रोटीन का, क्योंकि GPCR प्रोटीन है, ठीक है। तो GPCR का स्टिमुलेशन होगा, देन एक्टिवेशन होगा किसका, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का। ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा मेम्ब्रेन को, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है, और किसमें क्या बनाएगा, हाइड्रोलाइज करके PIP2 बनाएगा, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है, PIP2 बनाएगा। ये PIP2 आगे फर्दर अपनी 2 फॉर्म बनाएगा, कौन कौन सी, IP3 एंड DAG, ठीक है, IP3 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड DAG डाइएसाइल ग्लाइसराइल, ठीक है। PIP2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर IP3 की बात करें तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो इंक्रीज होगा और प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, IP3 की बात हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिक्रीशन होगा और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होगी, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, IP3 की। वहीं अगर हम डैग की बात करें तो डैग अपना अलग, इसका फर्दर आगे अपना प्रोसेस है जो कि फॉस्फोराइलेशन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एडिनर्जिक की, अल्फा-1 ड्रग्स अल्फा-1 रिसेप्टर को जो बाइंड करती हैं, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को बाइंड करती हैं, मस्कैरिनिक M1 M2 को जो ड्रग बाइंड करती हैं, वो सब IP3 डैग पाथवे को फॉलो करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को एनहेंस करती हैं। तो ये काम होता है किसका, IP3 एंड डैग का। चलिए आगे बढ़ते हैं चैनल रेगुलेशन की तरफ। तो चैनल रेगुलेशन का मतलब क्या है, चैनल को स्टिमुलेट करती है, चैनल को रेगुलेट करती है। तो 99% ड्रग एक्ट थ्रू इट, जो 99% ड्रग है वो चैनल रेगुलेशन के थ्रू अपना काम करती हैं। इट इज़ नॉट एज फास्ट एक्टिंग एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, ये उतना फास्ट काम नहीं करता है जितना कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की करते हैं, उतना फास्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ 99% ड्रग्स यहाँ से अपना रेगुलेट करती हैं। एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कैन ओपन एंड क्लोज आयन स्पेसिफिक चैनल, जो एक्टिवेशन हो रहा है जी प्रोटीन का, ठीक है, जी प्रोटीन जो GPCR रिसेप्टर्स हैं वो जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं चैनल्स को और क्लोज भी कर सकते हैं चैनल्स को। तो अगर कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, ठीक है, तो एनर्जिक ड्रग जिसको हम बोलते हैं बीटा रिसेप्टर्स, जहाँ पे कोई ड्रग है जहाँ पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है, हार्ट है, स्केलेटल मसल्स हैं, तो कैल्शियम एनहेंस होगा, कैल्शियम स्टिमुलेट होगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि क्लोज हो रहे हैं चैनल, तो कैल्शियम चैनल क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे जैसे कि डोपामिनर्जिक D1 रिसेप्टर,
गाबा बी रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को क्लोज करते हैं। ये अब आप जब आगे पढ़ोगे ना, अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे जैसे आप कोई भी ड्रग के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी ड्रग आप पढ़ोगे कि वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, बहुत सारी ड्रग्स क्या कर रही है, वो कैल्शियम चैनल को ओपन कर रही है। तो हो क्या रहा है ना, तो हो यही रहा है कि चैनल रेगुलेशन हो रहा है। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगी, जैसे कि एडिनर्जिक ड्रग्स हैं, मस्कैनिक ड्रग्स हैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर की ड्रग्स हैं, 5-HT1A ड्रग्स हैं, गाबा बी ड्रग्स हैं। ये सब क्या हैं, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैनल रेगुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, गिव इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स इफेक्ट्स और राइट अ नोट ऑन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इसके इफेक्ट्स बताने हैं और प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बताना है, या फिर प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो दवाओं की प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, इसका महत्व और इसके प्रभाव बताएं, अथवा दवाओं की प्रोटीन बाइंडिंग पर एक नोट लिखिए। तो चलिए, प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, द ड्रग सर्कुलेट्स इन द ब्लड, तो कहाँ पर पहुंच गई है, वो ब्लड के अंदर पहुंच गई है और बाइंड करती है, एंड बाइंड्स विद किसके साथ, बाइंड्स विद प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, विच इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग हम बोलते हैं ना कितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, कहने का मतलब जो भी ड्रग हमने खाई है वो हमारे ब्लड में जो पहुंच गई है वो कितनी बाइंड हो पा रही है हमारे प्लाज्मा के साथ, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ड्यू टू protein binding of drug, it is not available for diffusion into extracellular compartment। कोई भी जो ड्रग, ठीक है, जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है, प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से इट इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं होती है डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, डिफ्यूजन उस ड्रग का नहीं होगा जिन ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग होगी इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, उसके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। दस इसलिए देयर इज नो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इसलिए जिन ड्रग्स की प्लाज्मा प्रोटीन हो रही है उनका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या हो रहा है, उनका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग नहीं हो रहा है। एंड प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, और उसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होने की वजह से उस ड्रग का जो एक्शन हमें मिलता है वो हमें प्रोलॉन्ग मिलता है। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ड्रग सर्कुलेट्स इन द ब्लड, आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद कोई भी जो ड्रग है वो कहाँ पहुंचती है, हमारे ब्लड के अंदर, आइदर फ्री फॉर्म में, या तो वो फ्री फॉर्म में रहेगी या फिर बाउंड फॉर्म में। ठीक है, ब्लड में पहुंच गई, फ्री फॉर्म में भी हो सकती है, बाउंड फॉर्म में भी हो सकती है। बाउंड फॉर्म में किसके साथ होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, आइदर किसके साथ, एल्बुमिन के साथ और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो अगर ये बात आती है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग रहती है कौन से प्रोटीन के साथ, देन एल्बुमिन एंड अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, चलिए, द फ्रैक्शन बाउंड टू प्रोटीन यूजुअली फॉल्स एज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीजेस एंड बाइंडिंग साइट बिकम सैचुरेटेड। जो ड्रग फ्रैक्शन ऑफ बाउंड प्रोटीन, जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या, उनकी जो टोटल कंसंट्रेशन है ड्रग की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और उनकी बाइंडिंग साइट जो है वो सैचुरेट हो जाती है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन असिस्ट एब्जॉर्प्शन, जो बाइंडिंग है प्रोटीन की, जो भी ड्रग ली जा रही है प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाइंड हो रही है वो क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करता है। ठीक है, कि कितना एब्जॉर्प्शन होना है। नेक्स्ट, प्रोटीन बाइंडिंग एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोर। अगर प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो वो क्या करता है, एज अ टेम्पररी स्टोर की तरह काम करता है किसी भी ड्रग का, क्योंकि कोई भी जो ड्रग आपने ली है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमेशा तो बाइंड नहीं रहने वाली, लॉन्ग टर्म हो सकती है, वो प्रोलॉन्ग एक्शन हो सकता है उसका, लेकिन हमेशा के लिए बाइंड नहीं रहेगी, तो इसलिए टेम्पररी स्टोर है वो ड्रग के लिए। And tend to prevent large fluctuation in concentration of unbound drug in the body fluid। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, बचाता है
बहुत सारी ड्रग्स जो फ्री फॉर्म में घूम रही है ना, उस कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो भी ड्रग के साथ हो रही है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। नेक्स्ट, प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूसेस डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग इनटू द सेल। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है वो क्या करता है, डिफ्यूजन को कम करता है। ये तो हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, किसी भी सेल पे, किसी भी सेल के साथ, एंड देयर बाय डिले इट्स मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। और उसकी जो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुका है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होना है ड्रग का, वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग है, किसी भी ड्रग की जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करती है, अमाउंट ऑफ ड्रग को कम कर देती है कि वो फिल्ट्रेशन के लिए, जो किडनी फिल्ट्रेशन करती है ना, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, उस फिल्ट्रेशन की एवेबिलिटी को भी ये प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से जो एक्सक्रीशन है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूसेस ड्रग क्लियरेंस। और प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है, ड्रग की क्लियरेंस होने को भी रोक देती है। क्यों रोक देती है, रीजन ये है कि कोई भी जो ड्रग हम ले रहे हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुकी है। अब बाइंड जब हो चुकी है तो फ्री फॉर्म में वो कम है। ठीक है, जब तक ये फ्री नहीं होगी इस जगह से तो ड्रग एक्सक्रीट कैसे हो जाएगी। इसलिए ये लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में रहने के लिए अवेलेबल होती है अगर किसी भी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है। और प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूस क्यों हो रही है एक्सक्रीशन, ये भी रीज़न यही है क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है ड्रग, इसलिए ड्रग क्लियरेंस कम हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग की, कि इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग इनएक्टिव। जो प्रोटीन बाइंडिंग है, कोई भी जो ड्रग प्रोटीन बाइंड के साथ बाइंडिंग हो रही है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो रही है, वो क्या हो जाती है, वो इनएक्टिव होती है। ठीक है, दूसरा, द ड्रग बिकम इनपरमिएबल टू मेम्ब्रेन आफ्टर प्रोटीन बाइंडिंग। जब कोई भी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो वो अदर मेम्ब्रेन के लिए इनपरमिएबल हो जाती है। ठीक है, वहां पर इजीली पहुंच नहीं पाती है, रुकावट हो जाती है दूसरी मेम्ब्रेन के लिए। तीसरा, प्रोटीन बाइंडिंग एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या है, टेम्पररी स्टोरेज है। ये हमने अभी पढ़ा है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ड्रग क्या है, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है। नेक्स्ट है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलर एंड हेंस रिड्यूसेस इट्स एक्सक्रीशन। जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करता है, ड्रग की अमाउंट को कम कर देता है फिल्ट्रेशन में पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन भी रुक जाता है। और प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूस करता है ड्रग के एक्सक्रीशन को। तो अगर ड्रग का एक्सक्रीशन को रोकना है देन उस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंस, किसकी है, ये प्रोटीन बाइंडिंग की। तो चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन ड्रग। इफेक्ट क्या है प्रोटीन बाइंडिंग का हमारे ड्रग्स पे। तो फर्स्ट है असिस्ट एंट्रल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये क्या करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर के जो इंटरनल एब्जॉर्प्शन होना है उसको असिस्ट करती है, उसको उसकी देखरेख करती है। दूसरा, एक्ट एज ए टेम्पररी स्टोर। ये टेम्पररी स्टोर है किसी भी ड्रग के लिए, कि कोई भी ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर रह रही है वो कितना प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग पे। तीसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा, कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड लो लेवल ऑफ फ्री ड्रग। फ्री फॉर्म में जो ड्रग है वो क्या है, हमारे पास कम है, लो लेवल है उसका, और एक्शन उसका जो वो है वो प्रोलॉन्ग है। नेक्स्ट, डिले इट्स मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन कम हो जाता है प्रोटीन बाइंडिंग होने के बाद। नेक्स्ट है, डिले इट्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को डिले करता है, डिमिनिश करता है इसका सीएनएस में पेनिट्रेशन को। ड्रग प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जितनी बाइंड होगी सीएनएस में उतना ही कम पेनिट्रेट करेगी। तो ये इफेक्ट्स हैं हमारे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है। पहला, प्रोटीन बाइंडिंग। दूसरा, थेरेपेटिक इंडेक्स। तीसरा, फर्स्ट पास इफेक्ट। फोर्थ, फार्माकोकाइनेटिक। एंड फिफ्थ, सिनर्जिज्म।
तो निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित करें। फर्स्ट प्रोटीन बाइंडिंग, दूसरा चिकित्सीय सूचकांक, तीसरा पहला पास प्रभाव, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फोर्थ सहक्रियावाद। ठीक है, तो चलिए बारी बारी इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगी मैम कितना एक्सप्लेन करना है, तो जितना पूछा गया है सिर्फ उतना। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पूछा तो सिर्फ प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, चलो तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज द डिग्री ऑफ टू विच अ ड्रग अटैचेस टू प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। कोई भी जो ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है और वो हमारे सिस्टम में, हमारे ब्लड में पहुंचने के बाद प्लाज्मा के साथ कितनी बाइंड कर रही है, कितनी बाउंड हो रही है, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मोस्ट ड्रग्स पोजेस physiochemical affinity for plasma protein and gets reversibly bound to these। बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो फिजियोकेमिकल एफिनिटी अपने अंदर रखती हैं ताकि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकें और रिवर्स कर सकें, ठीक है, उसके एक्शन को। नेक्स्ट है एसिडिक ड्रग्स जनरली बाइंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। जो एसिडिक ड्रग्स हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ। वहीं अगर बेसिक ड्रग की बात की जाए तो वो बाइंड करती हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी अगर पूछा जाए तो यहाँ से आप क्लियर हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग के साथ एल्ब्यूमिन के साथ कौन सी ड्रग बाइंड कर रही है एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कौन सी ड्रग बाइंड कर रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? रेशियो है किस किस के बीच में? मीडियन लीथल डोज एंड मीडियन इफेक्टिव डोज के बीच में, जिसको हम बोलते हैं LD50 अपॉन ED50। ठीक है, तो लीथल डोज और इफेक्टिव डोज के बीच का रेशियो है कि कोई भी जो ड्रग जितनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कितना टाइम तक वो इफेक्टिव डोज प्रोड्यूस कर सकती है, और कहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो लीथल होना शुरू हो रहे हैं, वो एक्सपायर होना शुरू हो रहे हैं, डेथ रेट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो 50% पॉपुलेशन जो बोलते हैं LD50, ठीक है, ये हमारा क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का रेशियो है। नेक्स्ट है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है ये एक ऐसा फिनोमिना है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो ड्रग है, ठीक है, वो मेटाबोलाइज्ड होती है अपनी पर्टिकुलर साइट पे, हमारी बॉडी की एक स्पेशल साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे क्या हो जाती है? ड्रग मेटाबोलाइज्ड होती है और पहुंचती है टू द रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। अपनी कंसंट्रेशन को चेंज करती है। कोई भी जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो अपनी कंसंट्रेशन चेंज करती है और पहुंच जाती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एट स्पेसिफिक लोकेशन इन द बॉडी which leads to a reduction in the concentration of the active drug before it reaches the site of action or systemic circulation। कि कोई भी ड्रग जो कि पर्टिकुलर साइट्स पे एडमिनिस्टर की जा रही है, वो एक्टिव साइट पे पहुंचने से पहले अपनी फॉर्म को ऑल्टर कर रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी है। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव स्टडी की बात हो रही है तो फार्माकोकाइनेटिक जिसमें कोई भी ड्रग का मूवमेंट देखा जाता है हमारी पूरी बॉडी में, कि किस तरीके से बॉडी में हमारी ड्रग मूव कर रही है। ठीक है, कह सकते हो बॉडी में एक्शन देखा जाता है, बॉडी में एक्शन देखा जा रहा है किसका? ड्रग का। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी देखा जाता है फार्माकोकाइनेटिक में। नेक्स्ट है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब है कि व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर। कोई भी जो ड्रग हम ले रहे हैं वो इकलौती, वो ऐसी ड्रग, ठीक है, जिसका एक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है किसी और ड्रग के प्रेजेंस में। ठीक है, किसी और ड्रग की प्रेजेंस में कोई पहले वाली जो ड्रग है उसका एक्शन बढ़ने को सिनर्जिस्टिक एक्शन बोला जाता है। इन अ सिनर्जिस्टिक पेयर बोथ द ड्रग कैन हैव एक्शन इन द सेम डायरेक्शन।
जो सिनर्जिस्टिक एक्शन है उसमें जो दो ड्रग आपस में दी जा रही हैं, उन दोनों ड्रग का जो एक्शन है वो सिमिलर डायरेक्शन में होता है। गिवन अलोन वन मे बी इनएक्टिव, हो सकता है एक इनएक्टिव फॉर्म में हो और दूसरी की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। हो सकता है दोनों मिलके जो इनका इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है, ये दोनों इंडिविजुअल रिस्पॉन्स से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। दैट इज सिनर्जिज्म या सिनर्जिस्टिक एक्शन। जब दो दवाओं को या दो से ज़्यादा दवाइयों को मिलाया जाता है और उनका एक्शन उनके इंडिविजुअल एक्शन से ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है, दैट इज सिनर्जिज्म। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जो 10 क्वेश्चन है ये समझ आए होंगे। आप जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, पढ़ते रहें क्योंकि ये क्वेश्चन की सीरीज़ लास्ट तक चलने वाली है। थैंक यू सो मच।